नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आज हम चर्चा करने वाले हैं चीन के हाइब्रिड वॉर पर। जी हां, क्या है यह हाइब्रिड वॉर, आपको बताएंगे। तो लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से पिछले 4 महीनों से घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं और चीन सीमा से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और युद्ध के लिए लगातार उकसाने में लगा है। इस तनाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चीन अब सिर्फ एलएसी पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। जहां चीन कुछ कंपनियों के द्वारा भारतीयों पर नजर रख रहा है और इनमें प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े मंत्री और अफसरों तक का डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। चीनी कंपनी यह डेटा कलेक्ट कर अपनी सरकार को सौंपती है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खुलासा हुआ है कि चीनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत, माफ कीजिएगा, चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्रियों, पूर्व और वर्तमान के 40 मुख्यमंत्रियों, 350 सांसद, कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। और रिपोर्ट में जिन नामों का खुलासा किया गया है उनमें देश के कई बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। चीन की एक कंपनी शेनझेन इन्फोटेक और जिनहुआ इन्फोटेक ये जासूसी कर रही है। शेनझेन इन्फोटेक कंपनी ये जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए कर रही है और इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नजर रखना है। इस डेटा में सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चीजें नहीं बल्कि सभी कागजात, कौन कहां शामिल हो रहा है, कौन किसे हायर कर रहा है, ऐसी बातें भी नोटिस की जा रही है। यानी इस कंपनी का काम किसी भी व्यक्ति का पूरा डेटाबेस तैयार कर चीनी सरकार और उसकी एजेंसियों को सौंपना है। तो वही इस पूरे मसले पर हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, ये सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को जारी करेंगे। Shenzhen-based company, a technical company in China, has told that in the field of big data and the cyber arena, China is carrying out cyber espionage and is carrying out spying on Indians. It is surprising that they are targeting almost about 10,000 very important persons. It is amazing that they are targeting president, prime minister, chief ministers, high judges, and industrialists, and very important people. In fact, it is amazing that China has got such strategic policy for itself. In fact, earlier one would recall that you had also had pointedly blamed and accused China that they were attempting to interfere in their elections by the cyber means. आज के युग में डेटा जो है सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। चाइना की तमाम बड़ी डेटा कंपनी और बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, टेंसेल है, वो सारे के सारे चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ मिलिट्री के साथ लिंक्ड है और उनके माध्यम से चाइना हिंदुस्तान के 10,000 लोगों के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखा हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जुडिशरी है, मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ तक के जो गुंडे हैं, मशहूर गुंडे, उनके ऊपर भी नज़र रखी हुई है। इनका डेटा जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करता है और ये लोग किस प्रकार से डिसीजन अराइव करते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं ताकि ऐन मौके पर इसका इस्तेमाल किया जाए चाइना के फ़ायदे के लिए और हिंदुस्तान के नुकसान के लिए। बड़ा लाजमी है कि हम इससे अपने आप को सुरक्षित करें। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि ये जो कंपनी है चाइना की, ये चीन की सरकार को ये सारा डेटा उपलब्ध करवा रही है और उसमें किसी भी व्यक्ति की
पूरी की पूरी जो डेटाबेस फाइलें हैं वो सारी की सारी उनके पास तक पहुंच रही हैं। और जाहिर सी बात है कि चीन न सिर्फ सीमा पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत को घेरने की, उकसाने की कोशिश लगातार कर रहा है। फिलहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। संजीव जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी 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 संजीव जी, जिस प्रकार से खुलासा हुआ है अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, 2 महीने तक चली इस जांच पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि चाइना की एक कंपनी भारत के कई महत्वपूर्ण लोगों के जो डेटाबेस है उनको चुरा रही है और उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संजीव जी? देखिए, ये जो इस तरह का जो खुलासा एक समाचार पत्र के माध्यम से हुआ है जी, ये इस बात को दर्शाता है कि चाइना अब हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर भी तेजी से काम कर रहा है। जी, चाइना सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, बल्कि नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए भारत के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस हैं, उनके बारे में भी एक रियल टाइम डेटा कलेक्शन कर रहा है, ताकि उसका एन मौके पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सके और उनके खिलाफ साजिशें की जा सके। जी। तो ये चाइना की भारत के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो टॉप जो पर्सनालिटीज हैं, ये उनके ऊपर इस तरह का इंटेलिजेंस कलेक्शन कराना, ये चाइना के हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और चाइना इस तरीके की जो साइबर स्पाइनाज है उसको लगातार कर रहा है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में अभी हाल के समय में कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था कि जो कि चाइना की पीएलए के साथ और चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और ये जो भारत के संदर्भ में जो खुलासा किया गया है, सेंजन इन्फोटेक जो कंपनी है, ये चाइना की मिलिट्री के साथ और चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। ये चाइना की पीएलए के द्वारा हायर की गई कंपनी है, जो कि भारत में इंटेलिजेंस गैदरिंग करके और चाइना की पीएलए को और चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ट्रांसफर करती है सारा डेटा। लेकिन संजीव जी, एक खबर यहाँ पर अभी ये आ रही है कि ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी है चीनी सरकार के माध्यम से, या फिर यूं कह सकते हैं कि चीनी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ग्लोबल टाइम्स में ये खबर छपी है कि भारत को चीन दुश्मन की तरह नहीं देखता है। एक तरफ तो इस प्रकार की खबरें उस अखबार में छप रही है, और जैसा कि सबको पता है कि ग्लोबल टाइम्स ही वो अखबार है जहां पर सबसे ज्यादा चीन से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, चीन की सरकार से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, और उस अखबार में ये लिखा हुआ आ रहा है कि भारत को चीन दुश्मन की तरह नहीं देखता है। एक तरफ तो उसका ये वक्तव्य और लगातार सेना को परेशान करना, हमारी सेना को लेह लद्दाख में वहां बॉर्डर पर और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की कोशिश करना, और दूसरी तरफ इस प्रकार की खबरें छपवाना। आखिर चीन करना क्या चाहता है? क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, जबकि उसकी जो असली जो हरकत है वो तो लगभग सबको पता है। चाइना के चरित्र में अवसरवादिता है, उसके चरित्र में विस्तारवाद है, और ये चाइना के हर एक जो है उसकी जो स्टेट की जो मशीनरी है उसमें ये दिखाई देता है। जो ग्लोबल टाइम्स की आपने बात कही, ये चाइना का स्टेट लेड मीडिया आउटलेट है, और स्टेट लेड मीडिया के माध्यम से चाइना की जो सरकार है वो मैसेजिंग करने का काम करती है। और ग्लोबल टाइम्स चाइना के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही पार्ट है। ग्लोबल टाइम्स में भ्रामक खबरें लिखी जाती हैं। कई बार ग्लोबल टाइम्स भारत को जो है दबाव बनाने के लिए तरह तरीके के प्रोवोकेटिव बातें करता है, और कई बार वो लिखता है कि वो भारत को दुश्मन नहीं मानता। कई बार वो इस तरह की बातें करता है कि जिसमें कि कहा जाता है कि भारत और अमेरिका को साथ में नहीं आना चाहिए क्योंकि अमेरिका भारत को एक्सप्लॉइट करेगा। तो इस तरीके से लगातार चाइना अपने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है और एक कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश करता है। तो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से या पीपल्स डेली के माध्यम से चाइना की जो की सरकार है ये कार्य करती है। तो इसे एक साजिश का ही पार्ट के रूप में देखा जाता है। चाइना के देखिए फेस वैल्यू पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना क्या कहता है उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं करना होगा। चाइना क्या करता है उसके ऊपर वेरिफिकेशन लगातार करना होगा। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जो एक फेस ऑफ की सिचुएशन
बनी हुई है, उसके बावजूद भी जो भारत जो चाइना के साथ जो वार्ता कर रहा है उसमें लगातार उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और ये बात स्पष्ट रूप से भारत के हुक्मरानों को, भारत टॉप लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक और जो है मिलिट्री लीडरशिप हो, वो सभी इस बात को समझते हैं कि चाइना के फेस वैल्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के जो भी वर्ड्स हैं उसको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप किया जा सकता है। और दूसरी बात जो आपने ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर की बात में कह रहा था उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। चाइना ये वर्तमान समय में एक नया ट्रेंड दिख रहा है कि जो तमाम जो इस तरह की चाइना जैसे राष्ट्र हैं वो प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनीज का जो इस्तेमाल है वो अपने तमाम साजिशों को करने के लिए कर रहे हैं। और जब कभी भी ये जो कंपनीज होती हैं, जब कभी भी एक्सपोज होती हैं, तो तुरंत ये अपने वेबसाइट को और अपने पूरे ऑपरेशन को डाउन कर लेती हैं। और ये जो कंपनीज हैं वो सचेत तरीके से काम करती हैं। और बिल्कुल संजीव जी हुआ भी ऐसा ही है। संजीव जी बिल्कुल जैसा कि अभी अभी आपने कहा, बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के लोगों ने जब उस कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल किया तो उस मेल का कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 सितंबर से वो वेबसाइट भी बंद ही नजर आ रही है। जी, ये जो कंपनीज हैं ये बेहद सीक्रेट तरीके से काम करती हैं। ये अपने सारे ऑपरेशन को हाईली क्लासिफाइड रखती हैं और जब कभी भी ये इनका एक्सपोजर होता है, जब कभी भी इस तरह की खबरें आ जाती हैं तो ये तुरंत ही अपने ऑपरेशन डाउन कर लेती है। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल बताना चाहता हूँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक एक कंपनी थी और ये जो कंपनी थी ये भी इसी तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट करती थी और बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम कर रही थी। और ये एक STS नामक कंपनी थी, ये जो है सिस्टर कंपनी थी। जिस दिन से ये खबर आई कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रखा है और पूरे विश्व के जो तमाम जो वोटर्स हैं या जो लोग हैं उनको मॉनिटर कर रही है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, उन्हें डिस्टर्ब करने का काम कर रही है, उसके ही नेक्स्ट डे इस कंपनी ने अपने पूरे ऑपरेशन को क्लोज कर दिया, अपनी वेबसाइट को क्लोज कर दिया और इस तरीके से वो सारे जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि फरार हो गए। तो ये जो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं इनका जो कृत्य होता है आपराधिक कृत्य है ये, और एक तरीके का ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी है, ये बहुत सीक्रेट तरीके से होकर करते हैं। और ये इसमें चाइना की जो स्टेट की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो लीडरशिप है उसका उसमें पूरी साठगांठ होती है, वो उसे पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर है कि चाइना एक नकारात्मक चरित्र वाला राष्ट्र है। चाइना सिर्फ अपनी मिलिट्री प्लानिंग नहीं कर रहा है बल्कि जो भारत के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भी इन्फ्लुएंस करने और उनके खिलाफ साजिशें रचने का कार्य कर रहा है। तो इसे लेकर के हम भारत सरकार को और हमारे देश को पूरी तरीके से अलर्ट रहना होगा। और ये जो खुलासा हुआ है ये भारत सरकार की जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको और अधिक अलर्ट करेगा और उनके द्वारा चाइना के द्वारा जो की गई इस तरह की जो साजिशें हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के माध्यम से मॉनिटर करना, डिस्टर्ब करना, इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में उनके खिलाफ साजिशें रचना, तो इसके खिलाफ भी अब हमारी जो एजेंसीज हैं वो और अधिक जो है लामबंद होंगी और अधिक हाई अलर्ट मोड में होगी। तो ये जो खुलासा है निसंदेह भारत सरकार के लिए सहायक साबित होगा। बिल्कुल आपने सही कहा संजीव जी, ये खुलासा है ये वाकई में हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें अब आगे किस प्रकार की क्या कुछ कार्रवाई करनी है उस दृष्टि से भी काफी अहम है। खैर, प्रशांत त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। प्रशांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कि तकनीकी खामी की वजह से प्रशांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव जी आपके पास ही मैं वापस आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी आपने एक जो इसका हाइब्रिड वॉरफेयर जो एक प्रकार से चाइना ने छेड़ रखा है, और जाहिर सी बात है कुछ दिनों पहले हमने भी न्यूज़ इंडिया पे इस प्रकार की खबर चलाई थी कि चीन एक बड़े पैमाने पर साइबर आर्मी तैयार कर रहा है जो कि आने वाले 30 सालों में शायद दुनिया की सबसे बड़ी साइबर फोर्स चीन के पास होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने यहाँ पर बच्चों को तैयार कर रहा है, 2.5 साल के 3 साल के बच्चों को शुरू से ही वो कोडिंग लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना वो शुरू कर देते हैं, जो कि 5 साल 10 साल आते आते वो बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमारे यहाँ के एक इंजीनियर को वो कोचिंग दे सकते हैं। और ऐसा है भी, चाइना में कम से कम ऐसे नहीं करके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पर अपनी खुद की कोचिंग क्लास चला रहे हैं, और जानकर आपको भी आश्चर्य होगा उनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में ही है। संजीव जी जी देखिए, चाइना एक ऐसा देश है कि जो कि उसके जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं सुंजू, और सुंजू जो करीब 12वीं शताब्दी में हुए और इन्होंने एक किताब लिखी द आर्ट ऑफ वॉर, और ये जो द आर्ट ऑफ वॉर नामक जो किताब है उसको चाइना की जो सरकार है पूरी तरह से फॉलो करती है।
जी। और सुंजू ने चाइना के रूलर्स को ये सलाह दी थी कि जब कभी भी वो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखें तो उसमें धोखे का एलिमेंट जरूर रखें। वो डिसेप्शन कैसे करना है, इन्हीं को किस तरीके से सबवर्ट करना है, उसके लिए सुंजू ने एक धोखा का जो एलिमेंट है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पार्ट बताया। जी। और सुंजू की जो सबसे जो फेमस लाइन है, जो कि कहा जाता है कि सुंजू ने सबसे बड़ी सलाह चाइना के जो रूलर्स को दी है, वो ये है कि किसी भी एनिमी को बिना लड़े हुए ही अगर डिफीट करा दिया जाए तो ये किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी सफलता होती है। जी। और चाइना इस तरीके का जो एनिमी को सबड्यू करने का, एनिमी को कमजोर करने का जो काम करता है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के माध्यम से करता है। चाइना एनिमी के बारे में हर तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करते हुए एनिमी को बिना लड़े ही जो है इतना कमजोर कर देता है कि एनिमी अपने हाथ खड़े कर देता है। तो ये चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो सुंजू की फिलॉसफी है, उसका एक प्रमुख हिस्सा रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर। और हाइब्रिड वॉरफेयर में माफ कीजिएगा, आपको बीच में मेरे को रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ में ललन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, और प्रशांत त्यागी जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी आप बने रहिए। प्रशांत जी आपके पास पहला आना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं एक। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बात करें तो जहां पर पूरे विश्व में कोविड को देखते हुए चाइना को थू उसकी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बात करें, और भारत ने जब उसकी एप्लीकेशन बैन करी उसी प्रकार का एक स्टेप अमेरिका ने भी लगाया, और लगभग सारे देश जो चाइना के खिलाफ है वो भी इसी प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसे में चाइना हमारे साथ सीमा पर तो उकसावे की कार्रवाई कर ही रहा है, वहां पर हमसे उलझ ही रहा है, अब डिजिटली भी वो आकर हमसे उलझने की तैयारी कर चुका है। हमारे कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी वो कर चुका है, हालांकि वो कंपनी अब 9 सितंबर से बंद पड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत जी इस पर? देखिए, चाइना का शुरू से हम जानते हैं, चाइना की नीयत भारत के प्रति सदैव ही एक दुष्भावना वाली रही है जी। और ये हमारे कोई सा भी राजनीतिक दल हो इसको जानता है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि भारत को सब जानते हैं, अतिथि देवो भव की नीति पे भारत चलता है जी। इसलिए भारत ने कभी पहल नहीं करी किसी से संबंध बिगाड़ने की। लेकिन पीछे से जैसे देखने में आया, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इनपुट्स दिए, इधर उधर से भी हमारे मैत्री देशों ने बताया कि चाइना की जो भावना है भारत के प्रति सदैव खराब है। आप देखिए, एक तरफ तो पूरा विश्व कोविड से इतने लड़ाई जंग जारी रखे हुए है, उसमें भी चाइना की नीयत क्या थी, उसने मानवीय सारे पहलुओं को दरकिनार करते हुए हमारी सीमाओं पर कब्जा करने की नीयत से, जहां एक तरफ पूरा देश त्राईमाम है, सारे लोग ये सोच रहे हैं कोविड से कैसे लड़ा जाए। जब भी उस चाइना की नीयत आप ये देखिए क्या थी कि भारत में अंदर घुसता जाए, और इस जो एक मानवीय एक दृष्टिकोण होना चाहिए था उसमें भी उसने स्वार्थ सिद्धि अपनी में करने में लगा हुआ। तो ये तो हम जानते हैं कि चाइना की मानसिकता कभी भी भारत के पक्ष में नहीं जा सकती, और इसका हमें उदाहरण भी देखने को मिलता। अब ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि देश के इतने बड़े बड़े वीवीआईपीज की, इतने बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को वो जो वॉच कर रहा है या उसकी एक तरीके से कह सकते हैं जासूसी कर रहा है, तो निश्चित ही ये बहुत एक भयंकर चीज है। और इसको सरकार को, केंद्र सरकार को भी एकदम प्राथमिकता के आधार पे अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए, और जो भी इसमें संभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मंच हो जहां चाइना की इस कुकृत्य को बताया जाए कि साहब ये देखिए कितना गलत काम ये कर रहा है, और इसके ऊपर जरूर निश्चित तौर पे देखिए जांच होनी बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है, ये कोई छोटा विषय नहीं है, छोटा मामला नहीं है। तो मैं निसंदेह मानता हूं कि हमारी भारत सरकार को इस पे अविलंब कदम उठाए जाने चाहिए, और चाइना का जो इस तरीके से बेनकाब किया जाना चाहिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी हमारा मंच है, उसके समक्ष इस बात को जरूर रखे जाना चाहिए, और तत्काल चाइना से हर तरीके से अपना संधि, अपना संबंध विच्छेद करने की घोषणा भारत सरकार को कर देनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जहां चाइना हमारे खिलाफ न सिर्फ सीमा पे बल्कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उकसाने वाली राजनीति पर उतर आया है, हमारे देश के कम से कम 10,000 महत्वपूर्ण और प्रभावित लोगों की वो जासूसी कर रहा है, तो उसको भी माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। ललन सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। ललन सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या अब वो माकूल जवाब देने की अभी इस स्थिति में है या नहीं? ललन जी। देखिए उमंग जी,
एलएसी के ऊपर तो हार गया है। जी। और अब वो जासूसी जिसको बोलते हैं स्पाई वार, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया है। जी। चीन की जो एक जासूस कंपनी है, अगर इस पे कोई रिपोर्ट आया है, चाहे वो समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस का हो या कोई हो, इस पे हमें कोई मतलब ये नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नीड टू नो बेसिस पे हमारा अब काउंटर इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग और कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगी। जैसा आपने बताया 10,000 से अधिक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, लोकपाल, इन सब इनके नजर पे थे। आप देखते हैं 350 से ज्यादा सांसद, 25-24 के करीब पूर्व सीएम और 5 पीएम पूर्व इनके रिश्तेदारों के ऊपर भी इनकी नजर है। कार्रवाइयां ऐसी होती हैं, अगर कोई सेंसिटिव जगह है उसके नीड टू नो बेसिस पे हमें अपना काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी भी देश को ये शक हो कि मैं इस डिजिटल वार से, स्पाई वार से किसी देश को दबा दूंगा, इस नामुमकिन है। मैं आपको बताऊं, जितना वो कर रहे हैं, चीन का टारगेट हमारे इंडियन एयरफोर्स के फोल्डर पे भी है। हमारी हवाई पट्टियां कहां पे हैं, किस लोकेशन से हम बाहर करके अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं, सब पे हमारी काउंटर कार्रवाई चल रही है। क्योंकि मैं फौज में हूं, जमीन में काम किया है, तो मैं बताऊं डिजिटल वारफेयर से चीन का मंसूबा पूरा नहीं होने जा रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पॉलिसी मेकर और ये राजनेता वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन के उनके ऊपर नजर रखा जरूर है, लेकिन चीन की ये आदेश है कि जो भी डेटा आपको मिलता है वो सरकार के नजरों में आपको जरूर देना है। आपने जैसा बताया एकदम सही है, इन्होंने अपना गोलियां बिस्तर बंद किया, इन्होंने अमेरिका में भी ये कार्रवाई की है, जापान में भी की है, और आपको बताऊं ये दक्षिण कोरिया में भी जासूसी का कारोबार करते हैं। लेकिन अब चीन नजरों में है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत के लोग अगर चीन की निगरानी में है तो इसका जवाब माकूल मंगी हमारे एलएसी के ऊपर दिया जा रहा है। आपके सामने हम सभी तौहीद को जीत चुके हैं। मैं बोलने में कोई भी गोपनीयता महसूस नहीं कर रहा हूं, और यही कारण है कि अब हारने के बाद ये इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त हो गए। लेकिन हमारा आज संसद में भी इसका आवाज उठा है, जिसकी चिंता नहीं, इनको काउंटर इंटेलिजेंस के द्वारा इनको बर्बाद करना हमारा और हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे पहला काम है। बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, मतलब साफ सी बात है कि जब वो एलएसी पर हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो अब वो डिजिटल लड़ाई पर आ गया। और बात अब डिजिटल लड़ाई की है, तो उसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी पवन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी हाँ, पूरी तरह सुन पा रहे हैं, बताइए। जी पवन जी, जिस प्रकार से अब डिजिटल वॉर पे अब चाइना उतर आया है, तो आपसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या हम आज उस स्थिति में हैं कि इस डिजिटल लड़ाई का एक तो हम माकूल जवाब दे पाए, और साइबर सिक्योरिटी हम हमारी इतनी सुरक्षित कर लें कि अब इसके बाद में इस तरह की कोई हरकत ना हो। पवन जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतवर्ष की तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए जी, क्योंकि शायद हमने कभी भी साइबर सुरक्षा को इतना महत्व दिया ही नहीं। हमने माना ही नहीं कि हो सकता है कि हमारे अपने घरों में जब हम सो रहे थे तो तेजमारी लग सकती है। और चीन ने ठीक ऐसा ही किया, चाहे वो एप्स, चीनीज एप्स हो, या चाइनीज मोबाइल फोन्स हो, चाइनीज सीसीटीवी कैमराज हो, इन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग इंस्टॉलेशन पे एकत्रित करके भारत भेजने का लगातार प्रयास भरसक रखा, और यही कारणवश है कि भारत से डेटा बाहर जाता रहा। लेकिन देखिए, ये पुरानी की बात है, आज तो जहां से जागे वहीं से सवेरा समझें। आज ये इतनी बड़ी चुनौती आ गई है, मुझे लगता है कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आज के दिन पहला कदम जो सरकार उठा सकती है कि सरकार के पास पावर्स है सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, कि वो इस तरह के स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए ताकि इस तरह की डिजिटल मैपिंग का नकारात्मक प्रभाव भारत पर ना पड़ सके। देखिए, अधिकांश से ये 10,000 लोगों की लिस्ट है, उनमें से अगर आप देखें तो करीबन 75% ऐसे लोग होंगे जो टेक्निकल न्यूआंसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी मैपिंग कर चाइना एक विशिष्ट प्रकार का एक डेटा पिक्चर उभर कर लेकर आ रहा है। तो इसलिए
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित करना जरूरी है। जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगला पड़ाव, अगला आक्रमण भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। और इंश्योर करना पड़ेगा कि साइबर सुरक्षा को लेकर हम तुरंत एक्शन लें। भाई साइबर सुरक्षा कानून तो हमारे पास है नहीं, हाँ राष्ट्र एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा है सन 2020 में, लेकिन जमाने अब स्ट्रैटेजी के नहीं, जमाने इफेक्टिव एक्शन के हैं, इसलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली साइबर सुरक्षा को न केवल सरकारी महकमों में बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स ने भी, खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने और इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स के लेवल पर भी अडॉप्शन के लिए प्रोत्साहन करना पड़ेगा। ये आपको क्यूमुलेटिव अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, जिसमें इस तरह की जो हाइब्रिड वॉरफेयर की नए आयाम है, नए अवतार हैं, उनको भी हम इफेक्टिवली डील करने में सक्षम हो सके। बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा कि अब इस प्रकार के कदम उठाने हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि ना सिर्फ सीमा पर बल्कि एक प्रकार से जो डिजिटल बॉर्डर है, हम इसको डिजिटल बॉर्डर भी कह सकते हैं, इस डिजिटल बॉर्डर पर भी हमें हमारे सैनिकों को, जो कि एक डिजिटली हथियारों से लैस होंगे, जो सैनिक, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत ही उम्दा हैकर्स हैं, और ऐसे लोगों से हमारा देश भी भरा हुआ है। इस प्रकार के कुशल डिजिटल इस चीज़ को समझने वाले लोग बहुत तादाद में हमारे देश में भी हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी एजेंसी के थ्रू ऐसा कर भी रहे हैं। हमारे देश की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत लगातार वो रख रहे हैं। अब हमें भी ज़रूरत है उन लोगों को और ज़्यादा सचेत करने की, हालांकि वो पहले से सचेत हो गए होंगे। आप सभी लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए इस चर्चा में। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। देश से दुनिया तक